नीट एग्जामिनेशन में बचे हैं लगभग 60 डेज। और अगर आप टॉपर के इंटरव्यूज को सुनोगे तो दे प्रेफर एनसीईआरटी रेदर देन एनी बुक इन लास्ट टाइम। सो वी हैव केम विथ एनसीईआरटी सीरीज, और इस सीरीज में हम आपको एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन चीज़ों को कराएंगे। तो सबसे पहले हम लोग मेटलर्जी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लोगे तो इसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं नीट के मेटलर्जी चैप्टर के, आपको बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मेटलर्जी का डिफिनीशन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो द इंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ द मेटल फ्रॉम इट्स ओर, उसी को हम मेटलर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग सीख गए कि मेटलर्जी किसको बोलते हैं। ये डिफिनीशन आपको याद रखना है। उसके बाद सेकेंड डिफिनीशन है आपका मिनरल्स का। मिनरल्स का भी टिक द करेक्ट में पूछा गया है। तो मिनरल्स विच आर नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस एंड फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट ऑब्टेन्ड बाय माइनिंग, यहाँ फाउंड मिसिंग है, इसको लिख लेंगे। तो मिनरल्स का डिफिनीशन हो गया, मेटलर्जी का डिफिनीशन हो गया। एक दो और डिफिनीशन है, उसके बाद हम एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन देखेंगे। तो फिर अपने पास है ओर्स का डिफिनीशन। आउट ऑफ मैनी मिनरल्स फ्यू ऑफ देम आर वायबल टू बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ दैट मेटल, सच मिनरल्स आर नोन एज ओर्स। तो जो मिनरल्स हम ऑब्टेन किए उसमें से कुछ ही मिनरल्स जो होते हैं उनको हम यूज कर सकते हैं, और ऐसे मिनरल्स को हम ओर बोलते हैं। फिर गैंग क्या है वो देखिए। इट इज़ यूजुअली कंटामिनेटेड विथ अर्थली अनडिजायर्ड मटेरियल नोन एज गैंग। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करेंगे तो ये गैंग वाला पार्ट भी पूछा गया है। पीछे जो हम लोगों ने मेटलर्जी का डिफिनीशन देखा उसको भी पूछा गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब एल्युमिनियम जो होता है वो सबसे ज़्यादा एबेंडेंट मेटल होता है फाउंड ऑन अर्थ क्रस्ट। सॉरी, एल्युमिनियम मोस्ट एबेंडेंट मेटल होता है अमॉन्ग मेटल्स, लेकिन थर्ड मोस्ट एबेंडेंट होता है इन अर्थ क्रस्ट। और आयरन सेकेंड मोस्ट एबेंडेंट होता है फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। तो ये तीनों हमको ध्यान रखना है। एल्युमिनियम मोस्ट अबेंडेंट मेटल्स होता है और थर्ड एमोंग अर्थ क्रस्ट होता है, और आयरन क्या होता है, सेकेंड नंबर पे होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टेबल एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है। देखिए इसमें हमको याद क्या करना है, तो मेटल, उसका ओर और साथ में उसका कंपोजिशन। मेटल ओर और उसका कंपोजिशन हमको याद करना है। हम लोग इसको ट्रिक से भी याद करेंगे। तो देखिए सबसे पहला अपने पास है एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम का अगर हम ओर को देखें तो वो बॉक्साइट होता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम के बाद ए के बाद क्या आता है, बी, मतलब एल्युमिनियम का ओर क्या हो गया, बॉक्साइट। और इसका ये कंपोजिशन का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो एल्युमिनियम का ओर हो गया बॉक्साइट और उसके कंपोजिशन का भी फॉर्मूला हम लोग देख लिए। अब आयरन में देखिए तो आयरन से काफ़ी मिलता जुलता आयरन पायराइट्स है इसका ओर, तो ये हमको याद करने का जरूरत नहीं, आयरन का मिलता जुलता आयरन पायराइट्स है। लेकिन हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और साइडराइट आयरन का, ये तीनों और याद कर सकते हैं। तो इसका भी एक ट्रिक है। आयरन में अगर हम हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और साइडराइट को याद करना चाहते हैं तो हम SHM कर लेते हैं, जो फिजिक्स में हम पढ़ते हैं। S से साइडराइट, H से हेमेटाइट और M से मैग्नेटाइट। ठीक है, अब साइडराइट का फॉर्मूला क्या होगा वो भी ट्रिक से याद करते हैं। तो आयरन का ओर है तो हम Fe लिखेंगे, और साइडराइट मतलब S है तो S भी लिखेंगे, और साथ में 2 लिख दीजिए, FeS2 बन गया। ठीक, अब देखिए कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट का कैसे याद करेंगे कंपोजिशन का फॉर्मूला। तो हेमेटाइट है अपने पास और साथ में मैग्नेटाइट है अपने पास। तो हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe और O, और साथ में O के बगल में, Fe के बगल में 2 लिखिए, O के बगल में 3 लिखिए। वैसे ही मैग्नेटाइट के लिए अगर लिखने जाएं तो Fe, इस 2 को यहाँ पे बढ़ा दीजिए, मैग्नेटाइट में 3 कर दीजिए, और इस 3 को मैग्नेटाइट में बढ़ा के 4 कर दीजिए, हो गया। हेमेटाइट का भी याद हो गया Fe2O3, मैग्नेटाइट का भी याद हो गया Fe3O4, साइडराइट का भी याद हो गया FeCO3 होगा साइडराइट का, और आयरन पायराइट्स का FeS2 होगा। ठीक है, फिर कॉपर में देखिए तो कॉपर में कॉपर पायराइट्स काफ़ी मिलता जुलता लग रहा है, क्यूप्राइट भी मिलता जुलता लग रहा है, और कॉपर गैलेंस भी मिलता जुलता लग रहा है। तो ये तीनों तो अंडरस्टूड है, लेकिन इसमें जो याद करना है वो मालासाइट को याद करना है। कॉपर का और कौन सा होता है, मालासाइट, और यही बार बार पूछा जाता है, और इसका कंपोजिशन भी बार बार पूछा जाता है। तो कॉपर और C और M ऐसे याद रख सकते हैं, मतलब कॉपर बोलेंगे तो मालासाइट बोलेंगे, CM ऐसे याद रख सकते हैं, कॉपर मालासाइट। अगला है जिंक। तो जिंक में आपका जिंक ब्लेंडी और जिंक साइट, तो दोनों अंडरस्टूड है, जिंक से मिलता जुलता ओर्स है।
लेकिन इसी जिंक का अगर हम जो याद करने वाला पार्ट है वो कालामाइन है। अब ZINC, सी से लास्ट वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कालामाइन। तो जिंक का भी हमको और याद हो गया। और इन सबके कंपोजिशन वाले फॉर्मूलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या है, कि हमारा एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिफिनीशन है, उसको हम लोग याद रखेंगे। रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द ओर इज नोन एज कंसंट्रेशन, ड्रेसिंग और बेनिफिकेशन। ठीक है, तो ड्रेसिंग का फॉर्मूला या फिर बेनिफिकेशन का डिफिनीशन हमको याद होना चाहिए। अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करना है फ्रॉम द ओर, उसी को हम बोलते हैं ड्रेसिंग या फिर बेनिफिकेशन। अब देखिए हाइड्रोलिक वॉशिंग किसको बोलते हैं, इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दिस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटीज ऑफ द ओर एंड द गैंग पार्टिकल। हाइड्रोलिक वॉशिंग जो है वो हमारा बेस्ड होता है किस प्रिंसिपल पे, डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ओर और फिर उसके गैंग पार्टिकल पे, गैंग पार्टिकल्स पे। इसीलिए इसको हम ग्रेविटी सेपरेशन के भी नाम से जानते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग को हम टाइप ऑफ ग्रेविटी सेपरेशन के भी नाम से जानते हैं। और इस प्रोसेस में एक अपवर्ड स्ट्रीम ऑफ रनिंग वाटर इज यूज टू वॉश पाउडर रोड, और जो लाइटर वाला पार्ट होता है, हल्का वाला, वो वॉश होके निकल जाता है, और जो हैवियर वाला होता है वो नीचे बैठ जाता है। तो मेन हाइड्रोलिक वॉशिंग में हमको क्या ध्यान रखना है कि ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ओर और साथ में गैंग पार्टिकल, और इसीलिए हम इसको ग्रेविटी सेपरेशन के भी नाम से जानते हैं। ये दोनों पॉइंट हमको हाइड्रोलिक वॉशिंग में याद रखना है। आगे देखिए कि मैग्नेटिक सेपरेशन हम किसको बोलते हैं। अब मैग्नेटिक सेपरेशन भी एक क्वेश्चन ओरिएंटेड पार्ट है। अब देखिए कि मैग्नेटिक सेपरेशन में या तो हमारा ओर या फिर गैंग, इन दोनों में से एक हमारा क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक नेचर का होना चाहिए। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर कंपोनेंट्स इफ आइदर ऑफ द ओर और गैंग इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, या तो ओर या फिर गैंग को हम अट्रैक्ट करते हैं टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, देन द सेपरेशन इज कैरिड आउट बाय दिस मेथड। ठीक है, तो इसमें या तो ओर या फिर गैंग पार्टिकल जो है वो हमारा मैग्नेटिक नेचर का होना चाहिए। तो यही मैग्नेटिक सेपरेशन में इंपॉर्टेंट था लाइन। आगे भी पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन ओर आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, हेंस नॉन मैग्नेटिक इंप्यूरिटीज कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द देम यूजिंग मैग्नेटिक सेपरेशन। तो जो भी नॉन मैग्नेटिक इंप्यूरिटीज है उसको हम मैग्नेट की हेल्प से उसको बाहर निकाल सकते हैं। द पाउडर्ड ओर इज ड्रॉप्ड ओवर अ कन्वेयर बेल्ट विच मूव्स ओवर अ मैग्नेटिक रोलर, मैग्नेटिक सब्सटेंस रिमेन्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द बेल्ट एंड फॉल्स क्लोज इन इट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। मेन पार्ट हमारा ये ऊपर वाला था कि यहाँ पे ओर या फिर एक गैंग पार्टिकल जो होता है वो मैग्नेटिक नेचर का होता है, तभी हम मैग्नेटिक सेपरेशन को यूज कर पाते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फोर्थ फ्लोटेशन मेथड, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला फोर्थ फ्लोटेशन मेथड में हमको क्या ध्यान रखना है कि ये सल्फाइड ओर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, रिमूविंग गैंग फॉर सल्फाइड ओर, मतलब अगर हम सल्फाइड ओर को प्यूरिफिकेशन की बात करें तो सल्फाइड ओर हम किससे प्यूरिफाई कर सकते हैं, तो फोर्थ फ्लोटेशन मेथड से। ठीक है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए कि यहाँ पे कलेक्टर्स का जो रोल है और फिर फोर्थ स्टेबलाइजर का रोल है और डिप्रेजेंट्स का रोल है, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओरिएंटेड पार्ट है। पहला था कि सल्फाइड ओर के लिए हम यूज करते हैं, दूसरा कि कलेक्टर्स। अब कलेक्टर्स क्या करता है, तो कलेक्टर इनहेंस नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द मिनरल। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि रोल ऑफ कलेक्टर्स क्या है, तो कलेक्टर्स इनहेंस करता है नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द मिनरल्स। और दूसरा है कि फोर्थ स्टेबलाइजर क्या करता है, तो फोर्थ स्टेबलाइजर स्टेबलाइजेज द फोर्थ, ये भी याद रखिएगा। अब फोर्थ स्टेबलाइजर में दो एग्जाम्पल है, क्रेसॉल और एनेलिन, ये दोनों फोर्थ स्टेबलाइजर है। तो ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोर्थ स्टेबलाइजर, तो क्रेसॉल और एनेलिन हमारा क्या होगा, फोर्थ स्टेबलाइजर होगा। फोर्थ स्टेबलाइजर का फंक्शन क्या है, तो ये स्टेबलाइज करता है फोर्थ को। कलेक्टर का फंक्शन क्या है, तो इनहेंस नॉन वेटेबिलिटी ऑफ मिनरल। ठीक है, अब ये पार्ट इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देखिए। इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट टू सल्फाइड ओर बाई एडजस्टिंग प्रोपोर्शन ऑफ ऑयल टू वाटर और बाय यूजिंग डिप्रेजेंट्स। देखिए अब रोल ऑफ डिप्रेजेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो डिप्रेजेंट का क्या रोल है कि इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट टू सल्फाइड ओर्स। ठीक है ना, डिप्रेजेंट हम क्यों यूज करते हैं, तो सल्फाइड ओर को सेपरेट करने के लिए। एग्जाम्पल देखिए कि अगर
इन केस ऑफ एन ओर कंटेनिंग ZnS एंड PbS द डिप्रेजेंट यूज इज NaCN। तो अगर हमारे पास दो ओर है, एक ZnS और दूसरा PbS, और उसको हम चाहते हैं सेपरेट करना, तो हम कौन सा डिप्रेजेंट यूज करेंगे? NaCN। अब डिप्रेजेंट का रोल क्या है? तो ये सेपरेट करता है 2 सल्फाइड ओर को, ठीक है। तो इट सेलेक्टिवली प्रिवेंट ZnS फ्रॉम कमिंग टू द फ्लोथ बट ऑलवेज अलाउ PbS टू कम विद द फ्लोथ। तो ओवरऑल हमको फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस में सीखना क्या क्या है? तो एक तो हम इसको सल्फाइड ओर के लिए यूज करते हैं, दूसरा कि कलेक्टर जो होता है वो इन्हेंस करता है नॉन वेटिबिलिटी ऑफ मिनरल्स, तीसरा हमारा फोर्थ स्टेबलाइजर है जो कि स्टेबलाइज करता है फोर्थ को। और इसमें दो एग्जाम्पल हम सीखे कि एक क्रेशॉल और दूसरा एनेलिन जो होता है वो एग्जाम्पल है फोर्थ स्टेबलाइजर का। चौथा हम सीखे कि रोल ऑफ डिप्रेजेंट क्या होता है। तो रोल ऑफ डिप्रेजेंट ये होता है कि इट इज़ यूज टू सेपरेट 2 सल्फाइड ओर। अगर हम ZnS और PbS 2 सल्फाइड ओर ले लेते हैं तो उसमें हम डिप्रेजेंट कौन सा यूज किए हैं NCERT के अनुसार? NaCN, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए कि लीचिंग क्या है। तो लीचिंग जो है वो एल्युमिनिया के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बॉक्साइट इज़ द प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्युमिनियम। अब जो एल्युमिनियम बॉक्साइट हो वो SiO2 एंड TiO2 को एज ए इम्प्यूरिटीज़ कंटेन करता है। ये भी पूछा गया है एग्जाम में कि एल्युमिनियम बॉक्साइट किसको किसको एज ए इम्प्यूरिटीज़ कंटेन करता है? तो SiO2 एंड TiO2, ठीक है। अब देखिए कि कंसंट्रेशन is carried out by heating the powdered wood with a concentrated solution of NaOH at 473 to 523 केल्विन, एंड जो प्रेशर होगा वो आपका 35 से 36 केल्विन के बीच बार के बीच में होगा। और इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार ये भी पूछा गया था एग्जाम में कि हम साइनाइड प्रोसेस को या फिर फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस को या फिर किसी और लीचिंग प्रोसेस को, इन सब में से हम किसको बोलते हैं? डाइजेशन प्रोसेस। तो डाइजेशन हमारा कौन सा हो जाएगा? लीचिंग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी में हम लोग आगे कुछ इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो देख लेते हैं। तो ये जो Al2O3 को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो जो हमारा सोडियम एल्युमिनियम एल्यूमिनेट फॉर्म होता है, ये एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि जब हम Al2O3 को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हमारा क्या फॉर्म होगा? तो हम बताएंगे कि सोडियम एल्युमिनियम एल्यूमिनेट। और फिर इस सोडियम एल्यूमिनेट को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट करेंगे तो फिर हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ये भी एग्जाम में पूछा गया था। और फिर ये रिएक्शन भी आपका इंपॉर्टेंट है कि इस Al2O3 XH2O को जब हम हीट करेंगे तो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए कि इसी का कुछ और एग्जाम्पल है। अब देखिए कि हम मेटलर्जी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर द रिस्पेक्टिव मेटल इज लीच्ड आउट विथ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCN और KCN इन प्रेजेंस ऑफ एयर विच सप्लाइज O2 द मेटल इज ऑब्टेन्ड लेटर बाय रिप्लेसमेंट रिएक्शन। एक बार एग्जामिनेशन में ये भी पूछा गया था कि Ag और Au को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, मतलब गोल्ड एंड सिल्वर को। तो गोल्ड एंड सिल्वर को हम लीचिंग प्रोसेस से प्रिपेयर कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो गोल्ड और सिल्वर को जब हम प्रिपेयर करते हैं तो अगला मेटल कौन सा होता है जिससे हम रिप्लेसमेंट कर देते हैं? तो जिंक से हम इसका रिप्लेसमेंट कर देते हैं। ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर को हम लीचिंग प्रोसेस से प्यूरिफाई करते हैं। और कौन से मेटल को हम फर्दर उसका डिप्लेस करते हैं? तो जिंक से। ये दोनों इंपॉर्टेंट है और ये रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद कर लीजिएगा। अब देखिए कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कैल्सिनेशन में क्या होता है कि कैल्सिनेशन जो है वो हम कार्बोनेट ओर के लिए यूज करते हैं या फिर हाइड्रेटेड ओर के लिए यूज करते हैं। और जो हमारा रोस्टिंग है वो हम सल्फाइड ओर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। कैल्सिनेशन हम कार्बोनेट ओर के लिए यूज करते हैं और रोस्टिंग को हम सल्फाइड ओर के लिए यूज करते हैं। अब कैल्सिनेशन का ये जो तीनों रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में ये जो रोस्टिंग वाला भी पार्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो एक बार एग्जामिनेशन नीट में ये पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैल्सिनेशन, और फिर पूछ सकता है। तो आप पहला Fe2O3.XH2O को जब हम हीट करेंगे तो हमारा Fe2O3 बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। तो Fe2O3 का अभी हम नाम आपको सिखाए हैं कि ये तो हेमेटाइट होता है जो कि एक और है आयरन का, ठीक है।
दूसरा देखिए कि ZnCO3 को जब हम हीट करते हैं तो ZnO प्लस CO2 में बदलता है, और CaCO3.MgCO3 को ट्रीट करते हैं तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कैल्सिनेशन का, ये तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे ही हम बोले थे अभी कि रोस्टिंग जो है वो हम सल्फाइड ओर के लिए यूज करते हैं, तो देखिए रोस्टिंग का तीनों एग्जाम्पल देख लीजिए एक बार। रोस्टिंग की जब हम बात करेंगे तो हमारा एक है ZnS को, साथ में ZnS को हम वाटर से ट्रीट किए जिंक सल्फाइड को, तो वो हमारा जिंक ऑक्साइड साथ में सल्फर डाइऑक्साइड में बदल गया। सिमिलरली अगर हम PbS को O2 से ट्रीट किए तो वो हमारा PbO साथ में SO2 में बदल गया, और Cu2S को क्यूप्रस सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड को जब हम वाटर से ट्रीट किए तो हमारा कॉपर ऑक्साइड और साथ में SO2 गैस में बदल गया। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का ये सारा रिएक्शन याद होना चाहिए। कैल्सिनेशन को हम हाइड्रेटेड ओर के लिए या फिर कार्बोनेट ओर के लिए यूज करते हैं, रोस्टिंग को हम सल्फाइड ओर के लिए यूज करते हैं, और इसके रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कि हम लोग थर्मोडाइनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी पढ़ने जा रहे हैं। ये हम लोग 11th के थर्मोडाइनेमिक्स में भी देख चुके हैं। देखिए डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है, ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं, जहाँ की डेल्टा G जो होता है वो गिब्स फ्री एनर्जी होता है, डेल्टा H हमारा चेंज इन इंथैल्पी होता है, और डेल्टा S हमारा चेंज इन एंट्रोपी होता है, और T को हम टेम्परेचर बोलते हैं। इसी बात को अगर हम एट इक्विलिब्रियम लिखे तो डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस RT/ln के होता है। तो अब देखिए कि जो हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, उसके लिए हम बात कर रहे हैं कि जब डेल्टा G का वैल्यू निगेटिव होगा तभी हमारा रिएक्शन प्रोसीड करेगा। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में थर्मोडाइनेमिक्स से भी, कि जब वैल्यू रिएक्शन कब प्रोसीड करेगा, तो जब हमारा डेल्टा G का वैल्यू निगेटिव होगा, ये वैल्यू हमारा निगेटिव होगा या फिर लेस देन 0 होगा। सेकेंड पॉइंट है कि अगर डेल्टा S पॉजिटिव होता है तो हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। अगर डेल्टा S पॉजिटिव होता है तो जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वैल्यू ऑफ T डेल्टा S जो है हमारा क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। फिर से सीखिए कि अगर हमारा डेल्टा S का वैल्यू पॉजिटिव होता है और अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारा जो T डेल्टा S का वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, बढ़ेगा, और ओवरऑल जो हमारा डेल्टा G होगा निगेटिव होगा, मतलब हमारा रिएक्शन क्या होगा, प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, आगे देखिए कि इलिंघम डायग्राम क्या है। तो इलिंघम डायग्राम में हमारा इलिंघम डायग्राम प्रिडिक्ट करता है, ग्राफ को प्रिडिक्ट करता है, और वो भी ग्राफ डेल्टा G वर्सेस T। डेल्टा G गिव्स फ्री एनर्जी चेंज और T टेम्परेचर। अब इस ग्राफ को समझने का एक ट्रिक है जिससे हम आपको समझा देंगे कि इस ग्राफ में जो भी एलिमेंट सबसे नीचे है, जो एलिमेंट सबसे नीचे है वो अपने ऊपर वाले सारे एलिमेंट को रिड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है, और यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिड्यूस्ड बाय एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम को कौन रिड्यूस कर सकता है, तो हम ये बताएं कि जो सबसे नीचे रहेगा ग्राफ में वो अपने ऊपर वाले सबको रिड्यूस कर सकता है। तो बस आप ग्राफ को ध्यान रखिए। तो एल्युमिनियम के नीचे कौन है, Mg है, मतलब Mg विल रिड्यूस एल्युमिनियम। ठीक है, फिर कार्बन को रिड्यूस कौन कर सकता है, तो एल्युमिनियम कर सकता है क्योंकि वो उसके नीचे है। Mg भी कर सकता है। तो ये ग्राफ आपको क्लियर होना चाहिए कि जो मेटल सबसे ज़्यादा नीचे होगा उसका रिड्यूसिंग कैपेसिटी उतना ही ज़्यादा होगा, और यही क्वेश्चन पूछने का हर बार यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन किसको रिड्यूस करेगा। तो जो सबसे नीचे है वो सबको रिड्यूस कर सकता है, फिर एल्युमिनियम कार्बन को रिड्यूस कर देगा। तो जो नीचे सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पे डेल्टा G का वैल्यू सबसे कम होता है, और जैसे 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 हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे डेल्टा G का वैल्यू हमारा पॉजिटिव की तरफ अप्रोच करेगा। अब ये जो डेल्टा G वर्सेस T का जो ग्राफ है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है हमारा वो x एक्सिस पे होगा, और डेल्टा G वाला पार्ट जो होगा वो हमारा y एक्सिस पे होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए कि एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड की हम बात करेंगे। आयरन को उसके ऑक्साइड से जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो अब हम ब्लास्ट फर्नेंस की यूज करते हैं। अब ब्लास्ट फर्नेंस में हमारे पास ओर है, लाइम स्टोन है एंड कोक है। ठीक है, देखिए इस रिएक्शन में इस प्रोसेस में होता क्या है। तो ओर हम किसका लेंगे, आयरन का। तो आयरन का ओर हमने दो याद कराया था, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। ठीक है, उसी का काम पड़ेगा यहाँ पे। तो हेमेटाइट का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो हमारा Fe2O3 था हेमेटाइट का फॉर्मूला।
इस Fe2O3 को जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड से ट्रीट करेंगे तो ये हमारा Fe3O4 बन जाएगा रिड्यूस होके। अब आप बोलिए कि रिडक्शन कैसे हुआ, तो जब आप आयरन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर चेक करिएगा तो एक आयरन के लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और यहाँ पे 8/3 हो जाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का घटना, डैट मीन्स कि हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए कि इस Fe3O4 को हम फिर से एक और मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड से ट्रीट करा देते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। Fe3O4 को हम एक और मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड से ट्रीट करा रहे हैं तो हमारा आयरन ऑक्साइड में बदल जाएगा, FeO में। और इस FeO के दो मेथड से हम आयरन बना सकते हैं। एक तो अपन डायरेक्ट कार्बन से ट्रीट करें, तो जब हम कार्बन से ट्रीट करेंगे तो हमारा Fe प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। और जब हम इसी FeO को कार्बन मोनोऑक्साइड से ट्रीट करेंगे तो हमारा Fe प्लस CO2 बनेगा। तो जब हम कार्बन से ट्रीट करेंगे तो हमारा टेम्परेचर काफ़ी लो होगा, हाई टेम्परेचर होगा, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड से ट्रीट करेंगे तो हमारा टेम्परेचर लो होगा। ठीक है, तो आप फिर से समझिए इस ओवरऑल इस रिएक्शन में हुआ क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, कि हम कोई भी एक ओर लिए, और ओर कौन सा लिए, तो हेमेटाइट, उसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड से ट्रीट किए तो वो अपने आप को रिड्यूस करके मैग्नेटाइट बना दिया। फिर इस मैग्नेटाइट को हम एक और मोल ऑफ CO से ट्रीट किए तो ये हमारा आयरन ऑक्साइड बना दिया। और इस आयरन ऑक्साइड के दो मेथड से हम क्या बना सकते हैं, आयरन बना सकते हैं। एक कि हम कार्बन से ट्रीट करें जब हमारा टेम्परेचर हाई होना चाहिए, और दूसरा कि हम कार्बन मोनोऑक्साइड से ट्रीट करें उस समय हमारा टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। अब देखिए कि यही प्रोसेस जो NCERT में लिखा है कि हम Fe2O3 को ट्रीट करते हैं तो ये हमारा फॉर्म होता है, और फिर देखिए कि टेम्परेचर कम हो रहा है तो वो अपना ये फॉर्म होता है। देखिए इस रिएक्शन को फिर से हम समझाते हैं यहाँ पे कि हमें करना क्या था, कि आपको पहले देखा गया कि Fe2O3 से जब CO को ट्रीट किए तो हमारा Fe3O4 बन गया, बिल्कुल सही बात है। और फिर इसी Fe3O4 को फिर CO से ट्रीट किए तो हम FeO में चले गए। अब देखिए कि हम बोले थे कि जब आपका टेम्परेचर लो हो तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड को ले लीजिए, तो वहाँ से आपका Fe प्लस और CO2 बन जाएगा। देखिए एट 900 से 1500 केल्विन के बीच में। और फिर हम बोले थे कि अगर टेम्परेचर हाई होगा तो कार्बन लेंगे, वहाँ से Fe प्लस CO बन जाएगा। वो देखिए यहाँ पे टेम्परेचर हाई हम नीचे 2170 केल्विन पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ जो CaCO3 आता है, CaCO3 का जो हम यूज करते हैं वो क्यों करते हैं, तो जो CaCO3 है वो उसको जब हम हीट करते हैं तो वो CaO और साथ में CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो CaO है, ये जो SiO2 इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होता है इस आयरन के ओर में, उसको रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं। तो CaO को जब SiO2 से ट्रीट करेंगे तो SiO2 है हमारा इम्प्यूरिटीज और CaO है हमारा फ्लक्स, तो ये दोनों मिलके हमारा स्लैग बना देता है CaSiO3। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। एक बार नीट में ये पूछा गया था, नीट 2021 में ही पूछा गया था कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो कि हमारा होता है किस पे, ब्लास्ट फर्नेस में, वो कितना होता है 2170, और वहाँ पे ऑप्शन में था 2200 केल्विन, तो वो डायरेक्ट आप टिक कर सकते हैं। तो जब हम ओवरऑल इस ब्लास्ट फर्नेस का प्रोसेस करा लेते हैं तो हमारा पिग आयरन फॉर्म होता है। ठीक है, अब पिग आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए उसको देखते हैं। देखिए जो आयरन ऑब्टेन्ड हुआ ब्लास्ट फर्नेस से वो कंटेन करता है लगभग 4% कार्बन और बहुत सारा इम्प्यूरिटीज़। तो 4% कार्बन कंटेन करता है जो हमारा ब्लास्ट फर्नेस से जो हमारा पिग आयरन ऑब्टेन्ड हुआ, और उसी को हम बोलते हैं पिग आयरन। अब देखिए एक बार नीट में ये पूछा गया था कि जो पिग आयरन होता है वो अपने साथ कौन कौन से इम्प्यूरिटीज़ कंटेन करता है, तो सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सिलिकॉन हो गया और मैग्नीज हो गया। ठीक है, और जो पिग आयरन होता है वो हम ब्लास्ट फर्नेस से ऑब्टेन करते हैं और वो लगभग 4% कार्बन अपने का कंटेन करता है। ठीक है, अब देखिए कि पिग आयरन तो हो गया, इस पिग आयरन को हम मोल्ड कर सकते हैं वैरायटी ऑफ शेप में, और कास्ट आयरन इज डिफरेंट फ्रॉम पिग आयरन एंड इज मेड बाय मेल्टिंग पिग आयरन विथ स्क्रैप आयरन एंड कोक यूजिंग हॉट एयर ब्लास्ट। इट कंटेन अबाउट 3% कार्बन और एक्सट्रीमली हार्ड और ब्रिटल होता है। तो देखिए अब जो कास्ट आयरन बनता है वो पिग आयरन से बनता है, और जो कास्ट आयरन है वो 3% कार्बन कंटेन करता है।
ठीक है, और वो हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। तो कास्ट आयरन और पिग आयरन में डिफरेंस क्या हो गया, याद करने के लिए कि कास्ट आयरन जो है वो पिग आयरन से बनता है और पिग आयरन ब्लास्ट फर्नेस से बनता है। अब पिग आयरन हमारा 4% कार्बन कंटेन करता है और कास्ट आयरन जो है वो हमारा 3% कार्बन कंटेन करता है। ठीक है, ये भी याद होना चाहिए। अब देखिए कि राउट आयरन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राउट आयरन हम किसको बोलते हैं, तो इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन एंड इज प्रिपेयर फ्रॉम कास्ट आयरन बाय ऑक्सीडाइजिंग इम्प्यूरिटीज इन रिवर्टरी फर्नेस। ठीक है, तो हमारा राउट आयरन क्या है कि ये प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन। तो हम राउट आयरन को प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन बोलेंगे। राउट आयरन बनता कैसे है, तो वो हमारा कास्ट आयरन से बनता है। कास्ट आयरन कैसे बनता है, तो वो हमारा पिग आयरन से बनता है। और पिग आयरन को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो उसको हम ब्लास्ट फर्नेस से ऑब्टेन करते हैं। अब देखिए कि तो हेमेटाइट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ये पूछ सकता है कि राउट आयरन के लिए कौन सा हम रिएक्शन यूज कर सकते हैं। तो जब हम हेमेटाइट को कार्बन से ट्रीट करेंगे तो वो हमारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा Fe में और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड में। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अब देखिए कि हम लोग एल्युमिनियम की मेटलर्जी को देखने वाले हैं। तो मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम में क्या होता है कि जो Al2O3 होता है, प्योरीफाइड Al2O3, उसको हम मिक्स करते हैं Na3AlF6 का के साथ। अब Na3AlF6 का नाम होता है कायरोलाइट। ठीक है, कायरोलाइट, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है लेकिन इसका नाम कायरोलाइट होता है। और साथ में CF2 जिसको हम फ्लोरस्पर भी बोलते हैं, विच लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर एंड ब्रिंग कंडक्टिविटी। अब देखिए कि फेमस बात यहाँ से क्या क्वेश्चंस आता है कि हम Al2O3 में Na3AlF6 को और CF2 को क्यों मिक्स करते हैं। तो हम इन दोनों को इसलिए मिक्स करते हैं क्योंकि ये कंडक्टिविटी को बढ़ाता है और टेम्परेचर को कम करता है। एक और तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि Al2O3 में हम कौन से ऐसे रिएजेंट को यूज करें जिससे कि हमारा कंडक्टिविटी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा। तो वो आपका दो पार्ट है, एक कायरोलाइट जिसका फॉर्मूला Na3AlF6 होता है और दूसरा आपका फ्लोरस्पर जिसका फॉर्मूला आपका CF2 होता है। अब इसी में जो हमारा आगे इंपॉर्टेंट है वो हॉल हेलॉर्ड प्रोसेस का ये रिएक्शन है। बार बार एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉल हेलॉर्ड प्रोसेस। तो जब आप Al2O3 को कोक से ट्रीट करोगे तो एल्युमिनियम और साथ में आपका कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। तो इस पेज पे हमारा जो था ये पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखिए कि आगे है हमारा रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग में हम 5-6 ऐसे मेथड हैं जिनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो सबसे पहला है डिस्टिलेशन, उसके बारे में हम देखेंगे। लिक्वेशन है, फिर अपना इलेक्ट्रोलाइसिस है, जोन रिफाइनिंग है, वेपर फेज रिफाइनिंग है और क्रोमोटोग्राफी मेथड है। तो सबसे पहले अपन डिस्टिलेशन देखेंगे। तो डिस्टिलेशन जो है वो लो मेल्टिंग मेटल लाइक जिंक और मरकरी के लिए यूज होता है। बहुत बहुत फेमस क्वेश्चन, इससे नीट में फिर क्वेश्चन पूछे गए थे कि डिस्टिलेशन प्रोसेस किसके लिए यूज होता है, तो लो मेल्टिंग मेटल लाइक जिंक और मरकरी। ठीक है, द इम्प्योर मेटल इज इवोपोरेटेड टू ऑब्टेन द प्योर मेटल एज अ डिस्टिलेट। तो ध्यान यहाँ याद रखना है, डिस्टिलेशन जो होता है वो लो बॉइलिंग मेटल के लिए यूज होता है। और लो बॉइलिंग मेटल कौन कौन सा है, तो जिंक एंड मरकरी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जिंक और मरकरी का हम रिफाइनिंग किस प्रोसेस से करा सकते हैं, तो डिस्टिलेशन से कराएंगे। डिस्टिलेशन लो बॉइलिंग मेटल के लिए है। ठीक है, अगला देखिए कि लिक्वेशन किसके लिए, तो लिक्वेशन जो है वो हमारा लो मेल्टिंग मेटल के लिए है, लाइक टीन। ठीक है, तो डिस्टिलेशन और लिक्वेशन में क्या फ़र्क है, तो डिस्टिलेशन जो है वो हमारा लो बॉइलिंग मेटल लाइक जिंक के लिए है, मरकरी के लिए है, और लिक्वेशन जो है वो हमारा लो मेल्टिंग मेटल के लिए है। डिस्टिलेशन लो बॉइलिंग मेटल और लिक्वेशन लो मेल्टिंग मेटल के लिए। ठीक है, लो मेल्टिंग मेटल में टीन आ गया, लो बॉइलिंग मेटल में हमारा जिंक और मरकरी आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग देखिए। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है कि इम्प्योर मेटल को हम एज अ एनोड बना देते हैं और उसी मेटल का प्योर वाला पार्ट को हम कैथोड बना देते हैं। ठीक है, दे आर पुट इन अ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइटिक बाथ कंटेनिंग सॉल्यूबल साल्ट ऑफ द सेम मेटल। ठीक है, अब जो कॉपर होता है उसको हम इसी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से मेथड से रिफाइन करते हैं। और दूसरा है हमारा जिंक।
तो जिंक और कॉपर को हम इलेक्ट्रोलाइट मेथड से रिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से हम क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में हमको क्या याद रखना है कि जिंक और कॉपर को हम इस मेथड से रिफाइन करते हैं, जिंक और कॉपर को हम इस मेथड से रिफाइन करते हैं। इस मेथड में होता क्या है कि इम्प्योर वाला पार्ट को हम एज अ एनोड बना देते हैं और प्योर वाला पार्ट को हम एज अ कैथोड बना देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए कि वेपर फेज रिफाइनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेपर फेज रिफाइनिंग में होता क्या है, वेपर फेज रिफाइनिंग में द मेटल इज कन्वर्टेड इनटू वोलाटाइल कंपाउंड विच इज कलेक्टेड एंड डिकम्पोज्ड टू गिव प्योर मेटल। तो एग्जामिनेशन में कैसे पूछे जाएंगे कि वेपर फेज रिफाइनिंग का रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो हमारा वेपर फेज रिफाइनिंग का दो रिक्वायरमेंट्स है। रिक्वायरमेंट नंबर 1 कि मेटल जो होना चाहिए वो वोलाटाइल कंपाउंड का होना चाहिए, द मेटल शुड फॉर्म अ वोलाटाइल कंपाउंड और विथ एन अवेलेबल रिएजेंट। और दूसरा क्या कि जो तो वोलाटाइल कंपाउंड जो होगा वो उसको ईजिली डिकम्पोजेबल हो, ताकि उसको हमारा रिकवरी आसान हो। तो वेपर फेज रिफाइनिंग में अपने पास दो कंडीशन है, पहला कि मेटल शुड फ्रॉम अ वोलाटाइल कंपाउंड और दूसरा कि जो वोलाटाइल कंपाउंड हो वो इजिली डिकम्पोजेबल हो। तो ये पूछा जाएगा वेपर फेज रिफाइनिंग में क्या कंडीशन होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स है हमारी। तो दो रिक्वायरमेंट्स है, एक कि मेटल वोलाटाइल कंपाउंड हो, दूसरा कि इजिली डिकम्पोजेबल हो। अच्छा, आगे देखते हैं। अब मॉन्ड प्रोसेस किसके लिए यूज होता है, तो मॉन्ड प्रोसेस रिफाइनिंग ऑफ निकल के लिए यूज होता है, सिंपल है। अब निकल का ये दोनों रिएक्शन आप याद रखिएगा कि मॉन्ड प्रोसेस में हम निकल के लिए यूज करते हैं, निकल को हीट करके स्ट्रीम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मिंग अ वोलाटाइल कॉम्प्लेक्स नेम्ड एज निकल टेट्रा कार्बोनाइल, इसको हम निकल टेट्रा कार्बोनाइल बोलते हैं। और फिर इसको फर्दर हम ट्रीट करेंगे तो निकल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड में फॉर्म हो जाएगा। सिंपल इसमें याद रखना है ये आपको कि निकल मॉन्ड प्रोसेस जो है वो निकल के लिए यूज होता है। अब देखिए कि वैन आर्कल मेथड से भी पीछे क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में। तो वैन आर्कल प्रोसेस किसके रिफाइनिंग के लिए यूज होता है, तो जेडार और टीआई के नाम से हम जिसको जानते हैं, जीरोकोनियम और टाइटेनियम, ठीक है। ये आप रिएक्शन याद रखिए, जेडार को आयोडीन के साथ ट्रीट किए तो जेडार I4 फॉर्म किया, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन भी याद रखिएगा। मेनली हमको ये ध्यान रखना है कि वैन आर्कल प्रोसेस जो है वो जेडार और टाइटेनियम, जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए यूज होता है। अब अगला और लास्ट मेथड है क्रोमोटोग्राफी मेथड। अब ये जो क्रोमोटोग्राफी मेथड है ये माइन्यूट पार्टिकल के लिए यूज होता है, माइन्यूट जो इम्प्योरिटीज होता है। देखिए, क्रोमोटोग्राफी इज अ वेरी यूजफुल फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट विच आर available in minute quantities and the impurities are not very different in chemical properties from the element to be purified। तो पूछा जाएगा कि which process is used for minute impurities, तो हम बताएंगे कि हमारा क्रोमेटोग्राफी मेथड होता है, ठीक है।